मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश राजना। हमारे यूट्यूब चैनल एम के एजुकेटर पर आपका स्वागत है। हमने राजस्थान के ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था, एक क्लास हमने ले ली है। इसके बाद में अब दूसरी क्लास आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक था राजस्थान की स्थिति और विस्तार पे। इनमें एक क्लास में हमने चर्चा की है कि राजस्थान के जो उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व में कौन कौन से गांव हैं, कितना कितना अक्षांश है, इनकी एक बार और मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। देखो, ये राजस्थान है। राजस्थान की आकृति मैंने बताया था कि राजस्थान की आकृति पतंगाकार है। ये बताने वाला राजस्थान की आकृति पतंगाकार, ये किस आधार पर? ये वेगनर के वेगनर के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरी, और इसको पतंगाकार या इसकी इस स्थलाकृति के बारे में सबसे पहले इस स्थलाकृति के बारे में पहली बार टी एच हैंडले ने बताया। महत्वपूर्ण बात है कि जो इस स्थलाकृति के बारे में सबसे पहली बार टी एच हैंडले के द्वारा बताया गया। और राजस्थान की आकृति पतंगाकार है। ये वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत पर आधारित है और इसके बारे में सबसे पहले टी एच हैंडले के द्वारा बताया गया। हमने पढ़ा था कि इसका जो देशांतर था वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर था। और अक्षांशीय विस्तार का 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये इसका देशांतरीय विस्तार था। यहाँ पे गांव था पोणा गांव, जो गंगानगर में था। यहाँ पे था कटरा, जो कि जैसलमेर में है। यहाँ पे था बोरकुंड, जो बांसवाड़ा में है। और यहाँ पे था सिलाना, जो धौलपुर में है। इस प्रकार हमने ये देख लिए थे पिछली क्लास में। इनकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई थी 826 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की लंबाई थी 869 किलोमीटर। ये हम इनकी चर्चा कर ली थी। बीच में जो मध्यवर्ती गांव था उसका नाम था लामपोलाई गांव, जो कि नागौर में पड़ता है। यहाँ से बीचों बीच गुजरने वाले जो देशांतर को बोलते हैं 74 डिग्री देशांतर, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये मध्य से गुजरने वाले जो अक्षांश है इसको बोलते हैं 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इनकी चर्चा हमने कर ली थी। अब देखो, राजस्थान की स्थिति हम विश्व में देखेंगे कहाँ स्टैंड कर रहा है। देखो, राजस्थान की विश्व में स्थिति देखो। पहली चीज, अक्षांश के अनुसार कहाँ है राजस्थान? उत्तरी अक्षांश। यानी जब एक ग्लोब को भूमध्य रेखा बीचों बीच दो भागों में काटती है, एक भाग ऊपर वाले भाग को उत्तरी अक्षांश, नीचे वाले भाग को दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। तो राजस्थान उत्तरी अक्षांश में आता है। देशांतर के अनुसार देखो, राजस्थान पूर्वी देशांतर में। किस भाग में है? पूर्वी देशांतर में। अक्षांश के अनुसार उत्तरी भाग में। जैसे मान ली ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो इस गोलार्ध में ये देशांतर है, तो यहाँ पे राजस्थान है। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है।
तो राजस्थान की स्थिति ये है। तो देखो ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध में आ गया, और देशांतर के अनुसार ये पूर्वी देशांतर, इधर वाला भाग पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर, ये वाला पश्चिमी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर। तो देखो अक्षांश के अनुसार और देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति हम बता सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में है। दूसरी चीज, अब देखो ग्लोब पे राजस्थान की स्थिति, ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति, ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति को देखिए, ये ग्लोब है। तो राजस्थान की स्थिति इधर वाला भाग पूर्वी भाग और ऊपर उत्तर, तो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये हो गई इसके अनुसार, ग्लोब के अनुसार। अब देखो एशिया महाद्वीप में कहाँ है और भारत में कहाँ है, ये और देखेंगे, फिर राजस्थान की स्थिति हो जाएगी। देखो राजस्थान एशिया महाद्वीप में कहाँ है, एशिया महाद्वीप में राजस्थान, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति किधर है, ये है दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा में। यानी जो एशिया महाद्वीप है, जैसे मान लीजिए एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप के इधर वाले भाग में स्थित है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। उसी प्रकार से देखो भारत में कहाँ है, तो भारत में राजस्थान की स्थिति, देखो भारत में जैसे ये भारत है, मान लिया ये भारत है, तो राजस्थान की स्थिति यहाँ पे है, इसका मतलब उत्तरी भाग और ये पश्चिमी भाग, तो उत्तर पश्चिम के बीच में। तो राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम है। तो राजस्थान की स्थिति कहाँ है, उत्तर पश्चिम में। भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा है। अब देखो एक चीज और देखना, जो हमारे वास्तु शास्त्र है उसके अनुसार दिशाएं चार और बताई गई है। कौन कौन सी है वो दिशाएं, मैं एक बार चर्चा कर, देखो ये दिशाएं चार हैं, ये उत्तर, ये दक्षिण, और ये पश्चिम, और ये पूर्व। ये चार दिशाएं हैं। इन चार दिशाओं के साथ में वास्तु शास्त्र के अनुसार चार दिशाएं और मानी गई है। वो कौन कौन सी है, देखो इसको बोलते हैं वायव्य, इसको बोलते हैं ईशान, इसको बोलते हैं नृत्य, और इसको बोलते हैं आग्नेय। ये चार दिशाएं और मानी गई है। तो कई बार इस दिशाओं को जोड़कर भी प्रश्न पूछते हैं। देखो ईशान दिशाएं उत्तर और पूर्व दिशा में, यदि पूछ ले कि राजस्थान की स्थिति, ग्लोब में राजस्थान की स्थिति कैसी है, तो ग्लोब में कैसी है, उत्तर पूर्वी दिशा में। यदि ये ऑप्शन नहीं दे और इन दिशाओं को नाम दे दे तो हम ज्ञात कर सकते हैं, यदि हमें पढ़ा हुआ है तो देखो उत्तर पूर्वी दिशा को हम बोल देते हैं ईशान। तो इसके ब्रैकेट में ये भी लिखना कि इस दिशा को क्या बोलते हैं, ईशान। देखो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण और पश्चिम में नृत्य, तो इस दिशा के ब्रैकेट में क्या लगा देंगे, नृत्य, नृत्य। और इसी प्रकार से भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम, इसका मतलब कौन सी दिशा है, वायव्य दिशा, वायव्य दिशा में। तो इस प्रकार से हमने दिशाओं से संबंधित सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया। यदि ऐसा पूछता है तो ऐसे भी बता सकते हैं, और इन वास्तुशास्त्र की जो दिशाएं हैं इनके अनुसार जोड़ के प्रश्न पूछता है तो वो भी हमें बता सकते हैं। ये समझ में आया होगा। कई बार पूछते हैं ये प्रश्न कि राजस्थान की ग्लोब पर स्थिति बताइए, और वहां ऑप्शन ये दे देते हैं ईशान, आग्नेय, नेत्र, ये ऑप्शन रहता है। तो इनको याद करना, इन्हीं के अनुसार याद कर लेना कि यहाँ वायव्य
या एक ऐसे याद कर लेना, इसका ले लो v, इसका ले लो i, और इसका ले लो n, इसका a। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी याद कर सकते हो आप, वी ना, वी ना, ऐसे याद कर सकते हो आप कि इधर वाले भाग को अब ऐसे बांट देंगे इसमें, ये वायव्य, ईशान, नैऋत्य और आग्नेय, तो इन दिशाओं को आप याद कर सकते हो वैसे। कल हमने अक्षांश और देशांतर पढ़ा था। देखो अक्षांश इन, ये एक अक्षांश है 0 डिग्री, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे ही अक्षांश। तो इन दोनों के बीच की दूरी बताई थी 111 किलोमीटर है, और इस वाले भाग को बोलते हैं कटिबंध। क्या बोलते हैं? कटिबंध। तो हम लिख सकते हैं दो अक्षांशों के बीच, दो अक्षांशों के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है, तथा बीच वाले भाग को, तथा बीच वाले भाग को कटिबंध कहा जाता है, कटिबंध कहा जाता है। तो ये कटिबंध कहा जाता है, यानी दो अक्षांश है, दो अक्षांशों के बीच के भाग को कटिबंध कहा जाता है। इसी प्रकार से हमने देशांतर पढ़ा था, और देशांतर ऐसे होते हैं, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर काल्पनिक रेखाओं को क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। और ये क्या होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर काल्पनिक रेखाएं। तो ये देशांतर, इनके बीच भी लगभग 111 किलोमीटर की ही दूरी होती है, 0.31 होती है, वैसे लगभग 111 के लगभग होती है। और इनके जो बीच का भाग है इसको बोलते हैं गोरे, गोरे। तो दूसरी बात ये याद रखनी है, दो देशांतरों के बीच, दो देशांतरों के बीच के भाग को गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे। तो देखो अक्षांशों के बीच के भाग को तो कटिबंध कहा जाता है, और देशांतर के भाग को गोरे कहा जाता है। अब देखो इसमें देशांतर में थोड़ा सा और देखते हैं, यदि एक देशांतर ये है और इसके बाद में ये है, तो एक देशांतर को पार करने में, यानी यहां से यहां तक आने में 4 मिनट लगती, यानी एक देशांतर से, एक देशांतर से दूसरे देशांतर, दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का समय लगता, 4 मिनट का समय लगता है। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। अब देखो इसी के आधार पर हमारे जो पश्चिमी बिंदु पर, जैसे राजस्थान ये है, और राजस्थान के पश्चिमी बिंदु पर जैसलमेर है, और पूर्वी बिंदु पर धौलपुर है, तो इनमें भी सूर्य का दिखने का अलग अलग टाइम होता है। यानी सबसे पहले पूर्व दिशा में उगता है सूर्य, तो सबसे पहले कहाँ दिखता है? इस धौलपुर में दिखता है, और बाद में कहाँ दिखता है? जैसलमेर में दिखता है। तो इस दिखने के पीछे का कारण भी क्या है? देखो कि जब एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने के लिए 4 मिनट का समय लगता है सूर्य को, एक देशांतर से जाने दूसरे देशांतर जाने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। अब देखिए हमारा जो देशांतरी विस्तार कितना था? ये था 69 डिग्री 30 मिनट से, ये था 78 डिग्री 17 मिनट था। अब देखो इसके बीच का जो विस्तार कितना था, तो इसका विस्तार था 8 डिग्री और 47 मिनट था। ये देशांतरी विस्तार था। अब इस देशांतरी विस्तार के अनुसार समय करते हैं कि कितना समय का अंतर रहता है। हम जानते क्या है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती है। तो 8 डिग्री को पार करने में कितनी मिनट लगेगी? 4 इंटू 32 मिनट। 8 डिग्री देशांतर को पार करने में 32 मिनट लगती है। उसी प्रकार से ये 47 मिनट है, उसको पार करने में
भी 4 सेकंड लगेगी। तो इसको 4 से गुणा करेंगे, 28 2 16 2 18, यानी 188 मिनट लग रही है। अब 188 सेकंड लग रही है, तो ये सेकंड को भी मिनट में चेंज कर लेंगे। तो 188 को मिनट में चेंज करेंगे, 60 का भाग दे दिया, 3 मिनट और 8 सेकंड, तो 3 मिनट इसमें जोड़ देंगे, तो ये होगी 35 मिनट और 8 सेकंड, 35 मिनट 8 सेकंड। तो यहाँ से धौलपुर से जैसलमेर के बीच, यानी सूर्य यदि धौलपुर पर है तो जैसलमेर तक आने में उसे 35 मिनट 8 सेकंड का टाइम लगेगा। यदि धौलपुर में 7 बज रहे हैं, मान लो 7 बजे सूर्य दिखाई देता है, तो यहाँ पे कितने बजे दिखाई देगा? 7:35 8 सेकंड पर दिखाई देगा जैसलमेर में। तो इन दोनों के बीच में समय का अंतर हम निकाल लिया। अब देखो देशांतर के बारे में हमने देख लिया। अब देखो करक रेखा के बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं। करक रेखा, करक रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? राजस्थान में ऐसे, जैसे मान लिया ये राजस्थान है और इस राजस्थान में यहाँ से करक रेखा गुजरती है। इसमें 2 जिले आते हैं, एक बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर। तो एक तो डूंगरपुर आता है और एक आता है बांसवाड़ा। तो 2 जिलों से गुजरती है। करक रेखा की लंबाई है लगभग 36 किलोमीटर। तो देखो करक रेखा की, करक रेखा की राजस्थान में लंबाई 36 किलोमीटर। ये पूछा हुआ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान में करक रेखा की लंबाई कितनी है, तो वो है 26 किलोमीटर। और कितने जिलों से गुजरते हैं? कितने जिलों से गुजरती है करक रेखा राजस्थान में? 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से? एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा से गुजरती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। दूसरी बात, जो करक रेखा है इसको देखो 2 बार काटती है। यहाँ से माई नदी निकलती है मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से और ऐसे निकलते हुए ऐसे गुजर जाती है वापस गुजरात की ओर। तो देखो यहाँ पे 2 बार काटती है, यहाँ से काटेगी और यहाँ से काटेगी, मतलब यहाँ से अंदर राजस्थान से 2 बार काटती है। कौन सी नदी? 2 बार काटने वाली, काटने वाली नदी। तो कौन सी नदी है? माही नदी। माही नदी करक रेखा को 2 बार काटती है, इधर से निकलती है यू टर्न लेती है, तो ये 2 बार काटती है माही नदी। देखो एक देखो सूर्य है ना करक रेखा पर, करक रेखा पर, करक रेखा पर सूर्य 21 जून को सीधा चमकता है, सीधा चमकता। कब चमकता है ये? 21 जून को। और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन, और रात छोटी होती है। देखो कर्क रेखा के बारे में 4-5 फैक्ट हमने पढ़े हैं कि कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है। कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से, और माही नदी को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा सूर्य 21 जून पर सीधा चमकता है। अब देखो सूर्य यहाँ पे यदि सीधा चमकेगा तो यहाँ से तिरछापन धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये पूछते हैं सर्वाधिक तिरछापन वाला जिला, सूर्य का सर्वाधिक जो तिरछापन होता है ना वो सबसे ज्यादा, यानी यहाँ से जितना दूर होगा उतना ही ज्यादा तिरछापन होता जाएगा। तो दक्षिण से उत्तर की ओर तिरछापन बढ़ता जाता है। तो तिरछापन, सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर में होता है। या जैसे कर लो सीधा ही, दक्षिण से, दक्षिण से उत्तर की ओर चलने पर तिरछापन बढ़ता है, तिरछापन बढ़ता है। यानी यहाँ से
इधर की ओर चलेंगे तिरछापन बढ़ता जाता है, और सर्वाधिक तिरछापन कहाँ होता है? गंगानगर में। इन चीजों को समझ में आई होगी, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। अब देखो सीमाओं के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान के साथ कौन कौन से जो राज्य हैं वो सीमा बनाते हैं, कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती। तो देखिए, देखो राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, जो किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की वो लगती है। देखो यहाँ कहाँ से स्टार्ट होती है? हिंदू मलकोट। हिंदू मलकोट कहाँ पड़ता है? गंगानगर। और हिंदू मलकोट से बाखासर, बाखासर ये पड़ता है बाड़मेर में। तो हिंदूमल कोट से बाकासर बाड़मेर तक के लंबाई या तक के विस्तार है। अंतरराष्ट्रीय सीमा का विस्तार कहां से कहां तक है? हिंदूमल कोट से लेके बाकासर बाड़मेर तक है। अब देखो इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से जिले स्थित है, तो जिले कौन कौन से आएंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले? देखो गंगानगर आएगा, गंगानगर। दूसरा गंगानगर के बाद में आता है बीकानेर, बीकानेर। उसके बाद में आता है फलोदी, फिर आएगा जैसलमेर, जैसलमेर, और फिर आएगा बाड़मेर। तो इन 5 जिलों की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, यानी पाकिस्तान के साथ में इन 5 जिलों की सीमा लगती है, जिसमें सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की लगती है। तो सर्वाधिक सीमा वाला जिला, सर्वाधिक सीमा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। और न्यूनतम सीमा वाला जिला, तो ये न्यूनतम सीमा वाला जिला कौन सा हो गया? फलोदी हो गया। ये तो हो गई इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा। ये इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को बोलते हैं रेड क्लिफ, बोलते हैं रेड क्लिफ। इसका निर्धारण 1947 में किया गया था और एक कलम पर थोपा गया या अध्यारोपित एक सीमा है। अध्यारोपित सीमा, अध्यारोपित सीमा है, यानी बिना सहमति के यदि कोई चीज थोप देते हैं उसको बोलते हैं अध्यारोपित सीमा। और इसको निर्धारित करने वाले को बोलते हैं रेड क्लिफ, यानी सिरिल रेड क्लिफ, सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। अब देखो ये तो हो गई अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात। अब हम पढ़ेंगे अंतरराज्यीय सीमा, जिसमें हमारा स्थलीय विस्तार था ना 5920 था। उनमें से 1070 तो हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा और 4850 क्या है? अंतरराज्यीय सीमा। तो ये 4850 अंतरराज्यीय सीमा के बारे में देखते हैं। राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा, राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर। देखो कहां से स्टार्ट होती है, एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये यहाँ पे पड़ता पंजाब, पंजाब, और पंजाब की सीमा लगती है 89 किलोमीटर। और इसके साथ कौन दो जिले लगाते हैं सीमा? दो जिले कौन कौन से? एक तो गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ की सीमा पंजाब के साथ लगती है, जिसमें गंगानगर की सर्वाधिक लगती है और न्यूनतम हनुमानगढ़ की सीमा लगती है। और टोटल कितने किलोमीटर की? 89 किलोमीटर की सीमा लगती है पंजाब के साथ, एक नंबर की। फिर आएगा हरियाणा, हरियाणा
62 किलोमीटर की लगती है। अब देखो इसमें हमारे 8 जिले आते हैं, 8 जिलों की सीमा लगती है। देखो यहाँ से हनुमानगढ़ की लगती है, फिर चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, कोटपुतली, बहरोड, एक है खेरतल, तिजारा, खेरथल, तिजारा, अलवर और डीम। इन 8 की लगती है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 जिलों की सीमा हरियाणा के साथ लगती है। उसी प्रकार से तीसरा आएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है 877 किलोमीटर की, और इनमें एक तो आता है धौलपुर, धौलपुर की लगती है, डी की लगती है और भरतपुर की लगती है। 3 जिलों की सीमा लगती है मध्य उत्तर प्रदेश के साथ में, 3 जिलों की सीमा लगती है। इसके बाद में देखो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है। मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है, और इसमें 10 जिले आते हैं, 10 जिलों की सीमा लगती है। देखिए धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, फिर देखो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 जिलों की सीमा किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। इसी प्रकार से 5 में इधर लगती है गुजरात के साथ, ये गुजरात के साथ। तो गुजरात के साथ 6 जिलों की सीमा लगती है। तो गुजरात के साथ 6 जिलों की सीमा लगती है। कौन कौन सा? देखो बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जालोर, जालोर के बाद में सिरोही, और सिरोही के बाद में उदयपुर और डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इस प्रकार से 6 जिलों के साथ सीमा लगती है गुजरात के साथ। इसकी 1022 किलोमीटर। तो देखो इस प्रकार से राजस्थान के 5 राज्य के साथ सीमा लगती है, और एक एक देश के साथ लगती है। देश इधर पाकिस्तान 1070 किलोमीटर, और इधर से लेके ये सारी कितनी होगी? 4850 किलोमीटर। तो इस प्रकार से अंतर्राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। कितने? 5 राज्य और एक देश के साथ सीमा लगती है। और इन अलग अलग कौन कौन से जिले इनके साथ सीमा बना रहे हैं, उन सबकी चर्चा हमने कर ली है। अब देखो राजस्थान के क्षेत्रफल पर चर्चा करेंगे। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। और यदि इसको मील में पूछते हैं तो 140 वर्ग मील, ये इसका मील में है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 या 132,140 वर्ग मील। देखो ये राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, 10.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, की दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे बड़ा राज्य,
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। जब 2000 में सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ कौन? छत्तीसगढ़। तब से ये राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। बड़ा क्षेत्रफल देखो, राजस्थान में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला, राजस्थान में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? जैसलमेर। और जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 किलोमीटर। तो ये जैसलमेर का क्षेत्रफल सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। अब उसके बाद में है 2 नंबर पर बीकानेर का क्षेत्रफल है, फिर आता है बाड़मेर का, और फिर आता है जोधपुर का। तो ये ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जैसलमेर, 2 नंबर वाला है बीकानेर, 3 नंबर पे है बाड़मेर, 4 नंबर पे है जोधपुर। 4 जिलों को याद रखना है आपको, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। उसी प्रकार से न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से आएंगे? क्षेत्रफल वाले जिले देखो, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले में सबसे कम है धौलपुर का। धौलपुर का इसका क्षेत्रफल है 3033 किलोमीटर, धौलपुर का। इसके बाद में आएगा दौसा का, और इसके बाद में डूंगरपुर का। तो ये याद रखना कि सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले तो धौलपुर, दौसा और डूंगरपुर, ये ध्यान में रख लेना। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जैसलमेर, सबसे छोटा धौलपुर। यदि और भी इनसे नीचे पूछ ले तो याद रखना कि बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर ये छोटे हैं, इनके बाद में ये बड़े हैं, ये छोटे हैं। अब देखो, एक जिला ऐसा है जिसका क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों लगभग बराबर, क्षेत्रफल भी और जनसंख्या भी बराबर, क्षेत्रफल और जनसंख्या लगभग बराबर, तो वो जिला है सिरोही। तो हम लिख सकते हैं कि सिरोही जिले का क्षेत्रफल और जनसंख्या लगभग बराबर। यहां तक की बात होती। देखो आगे, कुछ देश ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ऐसा देश के नाम बोलते हैं, तो वो है कांगो, कांगो रिपब्लिक। कांगो रिपब्लिक, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल 3,42 लाख है, यानी लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये ध्यान में रखना कि कांगो रिपब्लिक जो देश है उसका क्षेत्रफल लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। अब हमें क्या पढ़ना है? राजस्थान में जो नवीन जिले हैं, नवीन जिलों के बारे में, नवीन जिलों व संभाग के बारे में पढ़ेंगे। और ये संभागीय पद्धति कब स्टार्ट हुई, कब खत्म हुआ, कब वापस स्टार्ट हुई, इन संभागीय पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। और नवीन जिले कौन सी कमेटी की सिफारिश पर नवीन जिले बनाए गए, कौन सी समिति की सिफारिश पर गहलोत सरकार ने बनाए, और फिर भजनलाल सरकार ने उन 9 जिलों को हटाया कि समिति की सिफारिश पर। इन सब की चर्चा अगली क्लास में करते हैं। इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।